हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो आप आरबीआई के जो सर्कुलर है उसमें देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसको केएफएस कहते हैं, एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर एंड इक्वेटेड पीरियडिक इंस्टॉलमेंट ईपीआई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है फेज़ वन में भी आ सकते हैं, कभी कभी फेज़ टू में भी आ सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप सभी को ये पता होगा। और अगर आप रिसेंटली बैंक में आपका जो सिलेक्शन हुआ है तो ये 100% आपको पता होना चाहिए। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक रिसेंटली आरबीआई का सर्कुलर आया था। आप कभी भी सर्कुलर का जब पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले आप डेट देखेंगे, किस डेट को आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब कुछ कुछ सर्कुलर होते हैं जिसका डेट इंपॉर्टेंट होता है कि इस डेट को आया है, यूनिक या इपिक हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर है अदरवाइज। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस मंथ में ये रिलीज हुआ है। उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर निकाला है, DOR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। और आपको पता है रेगुलेशन का मतलब ही यही होता है कि सर्कुलर निकालना, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 100% पूछा जा सकता है, एटलीस्ट 50% लोगों को, कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन में क्या फ़र्क है। तो रेगुलेशन मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन देना, कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है, ये बोलना, इसको कहते हैं रेगुलेशन। और सुपरविजन का मतलब होता है कि रेगुलेटर जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो सर्कुलर सेंड करता है, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं सुपरविजन। तो इसलिए DOR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने भेजा हुआ है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ये एप्लीकेबल है? ऑल कमर्शियल बैंक्स, करेक्ट, ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स के लिए नहीं है क्योंकि पेमेंट बैंक्स लोन नहीं देते। उसके बाद ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आपने वीडियो देखा होगा कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये एक ही टर्म है। मोस्टली लीगल पर्पस के लिए उसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, या उसको नागरी सहकारी बैंक भी कहते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, तो यहाँ पे ये बैंक से काफ़ी फेमस है। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। जो बैंक्स है या NBFC है लोन देते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो कोई भी सर्कुलर आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद ये किस किस रेगुलेटेड एंटिटीज़ को एलिजिबल एप्लीकेबल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो की फैक्ट स्टेटमेंट्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये सर्कुलर है। और अगर आप देखेंगे ना, जब आप आरबीआई में जाएंगे तो ऐसे सर्कुलर को ना प्रीवियस रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो ये जो सर्कुलर है, इस टाइम पे मैं आरबीआई में था जनवरी 2015 में, तो वो कोई भी सर्कुलर में ना प्रीवियस रेफरेंस होता है, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि इसका सबसे पहले कब रेफरेंस आया था। 2015 में आया था, उसके बाद मार्च 2022 में आया था, फिर सितंबर 2022 में आया था। उसके बाद इसके बारे में रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेटमेंट होता है उसमें 8 फरवरी 2024 में। तो ये सारा आपको वहाँ पर हिस्ट्री मिलेगा। तो जब आप आरबीआई में जाएंगे, जब आपके सामने कोई सर्कुलर आता है तो आपका ये सारा देखना पड़ता है और इसके बेसिस पे आपको एक ऑफिस नोट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आगे जाके फिर से बताऊंगा कि आरबीआई का जो काम है एग्जैक्टली कैसे होता है। जब आप डेस्क पे बैठेंगे तो आपको डेली क्या काम करना पड़ता है। तो ये जो है, ये मैंने आपको एक जस्ट एक यहाँ पे झलक दिखाई है कि इस टाइप का काम आपको करना पड़ता है। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि की फैक्ट्स क्या है। की फैक्ट्स of a loan agreement between an RE यानी कि regulated entity, a group of regulated entities and a borrower are legally significant and deterministic facts that satisfy basic information required to assist the borrower in taking an informed financial decision। क्योंकि borrower को decision लेना है कि मुझे यहाँ से लोन लेना है या नहीं लेना है, तो वो क्या कहते हैं, की फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। अभी KFS देखते हैं क्या है, की फैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है की फैक्ट्स ऑफ अ लोन एग्रीमेंट इन अ सिंपल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, करेक्ट, प्रोवाइडेड टू द बोरोर इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या, ये पहले बहुत होता था
कितना कॉम्प्लिकेट वे में दिया जाता था कि कस्टमर को पता नहीं चलता था कि क्या है, कितना लोन है, और फिर वो साइन कर देता था। फिर बाद में केसेस होते थे और फिर कोर्ट में जज या लॉयर पूछते थे आपने साइन तो किया था। तो ये सिस्टम में फॉल्ट था। तो आरबीआई ने वो आइडेंटिफाई किया है और इसको बहुत ही स्टैंडर्डाइज एंड सिंपल वे में प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। एज अ कस्टमर भी जब आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एनुअल परसेंटेज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब आप लोन लेने जाएंगे वो बोलेंगे कि हमारा रेट तो 12% है, लेकिन आप एक्चुअल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू द बोरोअर विच इंक्लूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल अदर चार्जेस एसोसिएटेड विद द क्रेडिट फैसिलिटी। और यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं। आप व्हीकल लोन लेने जाते हैं तो वो बताते हैं एक रेट, और वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी, ये फ़ी, वो फ़ी, ऐसा करके आपका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है और लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। एंड इक्वेटेड पीरियडिक इंस्टॉलमेंट, ये कुछ नहीं है, एक जार्गन जैसा है। एक्चुअली जो हमारा ईएमआई होता है उसी को इक्वेटेड पीरियडिक इंस्टॉलमेंट कहते हैं। पीरियडिक का मतलब है वहाँ पे आप पीरियड डाल देना। अगर वीकली होगा तो उसको इक्वेटेड वीकली इंस्टॉलमेंट कहेंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, या इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। ये बस ये है कि पीरियडिक इंटरवल फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ सच इंटरवल्स एंड इन अ कंप्लीट अमोर्टाइजेशन ऑफ द लोन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये है तो ये आपको आप किस तरीके से ये देंगे, इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अमोर्टाइजेशन यानी कि जो इनिशियल जो अमाउंट है आपने धीरे 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 करके रीपे कर दिया, और जो वो पूरा हो जाएगा उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, आपका कंप्लीट हो गया। ईपीआई एट अ मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर कॉल्ड एज ईएमआई। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो इंटरव्यू में पूछे ईपीआई क्या है तो आप कहेंगे मुझे पता नहीं। करेक्ट, तो वो वही है कि इक्वेटेड पीरियडिक इंस्टॉलमेंट है, जनरली वो मंथली होता है, इसलिए हमने उसको ईएमआई कहा। तो ये जो 4 टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। तो अभी देखिए ये इसमें एनेक्स उन्होंने अटैच किया हुआ है, एनेक्चर्स की फैक्ट स्टेटमेंट है, पार्ट 1 इंटरेस्ट रेट एंड फीस एंड चार्जेस। तो यहाँ पे सारा बताया जाएगा, लोन अकाउंट नंबर क्या है, टाइप ऑफ लोन क्या है, डिसबर्समेंट का शेड्यूल क्या है, इंटरेस्ट रेट, देखो ये इंटरेस्ट रेट और एनुअल परसेंटेज, ये 2 रेट है, इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है। तो केएफएस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, की फैक्ट स्टेटमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ये 2 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आता है, और ऐसा नहीं कि सारे बैंक अपना अपना यूज करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा, यानी कि अगर आप 3-4 बैंक में जाएंगे तो आप वो कंपेयर कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। बाकी सारा डिटेल चार्जेस क्या क्या है यहाँ पे। अभी ये क्या है, ये पार्ट 2 है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लॉज ऑफ ए लोन एग्रीमेंट रिलेटेड टू द एंगेजमेंट ऑफ अ रिकवरी एजेंट्स। तो ये सारा इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड किया जाएगा कि रिकवरी एजेंट आएंगे नहीं आएंगे, ये है सारे यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएगी। आप ये सब पढ़ेंगे, और मुझे लगता है इसका फिर बाद में लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन करने का प्रोविजन होगा, क्योंकि सब लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब ये इलिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एपीआर। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने बताया आपको कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है 15% है, लेकिन आप ये देखेंगे सारा कैलकुलेशन करने के बाद एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो 17.07 आ रहा है, तो आपको जो डिसीजन लेना है इसके बेसिस पे लेना है, ना कि इसके बेसिस पे, क्योंकि काफ़ी सारी फीस यहाँ पर लगाई हुई है। तो इसीलिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर बाद में कस्टमर को लगेगा यार मेरा तो ईएमआई इतना आ गया, मैंने ऐसा कैसा पे किया, इन्होंने मुझे फंसाया नहीं फंसाया। इसलिए ये सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। और अब ये एनेक्स सी में इन्होंने एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपका इंस्टॉलमेंट कितना है, आपका लोन कितना था, फिर प्रिंसिपल कितना जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और आपका जो ईएमआई है, ईएमआई क्या है, इक्वेटेड है, यानी कि वो जो अमाउंट है स्टार्ट टू एंड सेम रहेगा। बीच में आपको पता है कि अगर क्या कहते हैं उसको, कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए कम हो गए, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट पे होता है, तो ये ईएमआई का अमाउंट नहीं बढ़ता है, उस केस में ये जो इंस्टॉलमेंट है ये बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे जितने बैंकर्स हैं उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मान लीजिए होम लोन अगर आप बाहर कस्टमर को देते हैं तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल कैसे होता है, यानी कि ये प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कैसे है, और जब ये इंटरनली स्टाफ को दिया जाता है उसमें क्या फ़र्क होता है, स्टाफ को क्या बेनिफिट मिलता है जो बाहर के लोगों को नहीं मिलता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखूंगा, मुझे गारंटी है 4-5 लोग बताएंगे, अगर नहीं कोई बताएगा तो फिर 2-3 दिन के बाद मैं उसका आंसर यहाँ पे दे दूंगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको आरबीआई के जो सर्कुलर्स है वो स्टडी करने हैं, एग्जाम पर्पस के लिए भी है। और ये सर्कुलर तो आपको डे टू डे लाइफ में, यानी कि अगर आपके कोई पहचान के है या आपको कोई लोन लेना है, किसी दोस्त को लेना है, रिश्तेदार को लेना है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है केएफएस आपको देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आप जो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।